आज की इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिस सेंट्रल आइडिया का नाम है माई मदर एट 66। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जिनमें ये सेंट्रल आइडिया जरूर आया होगा। ठीक है, तो इस सेंट्रल आइडिया को सिंपल सेंटेंस में बना करके कैसे लिखेंगे, अगर आपको अभी तक सेंट्रल आइडिया एक भी नहीं याद है तो इसकी मदद से आप हर चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं और कैसे कैसे चीजें लिखनी होती हैं जिनसे हमें 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इसमें जितने भी तरीके मैं बता रहा हूं उस तरीके को अगर आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखने में अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखना है तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आप किस पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा, वहां पे तो टाइटल दिया ही रहेगा। तो जिसका भी आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए, एकदम क्लियरली और साफ साफ अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में। अगला जो चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि उसके राइटर कौन है। ठीक है, यानी कि उसके पोएट या पोएटेस का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कवि या कवित्री का, यानी कि जो भी पोएम है उसके जो राइटर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें क्या लिखनी होती है, जो सेंट्रल आइडिया होता है पोएट और पोएम के नाम को लिखने के बाद से आपको लिखनी होती है समरी। ठीक है, आपको जो पोएम में बताया गया है, जो भी पोएम में है चीजें, उनकी एक समरी देनी होती है छोटी सी। इन 3 चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो सेंट्रल आइडिया है कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो है सिंपल सेंटेंस में आपको मैं सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन इसी बोर्ड पे हम काम चलाएंगे और बहुत अच्छे से हम साथ साथ ग्रो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं तो देखिए, आप चाहे कीपिंग क्वाइट का लिख रहे हो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का लिख रहे हो, किसी का भी आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो किसी भी चैप्टर का, तो आप पहली लाइन तो कॉमन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द पोएम माई मदर एट 66। अब इसके जगह पे आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिख सकते हैं, कंपोज्ड बाई कमला दास। अब इस कमला दास की जगह पे जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी के राइटर हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, बस यही चीज आपको फॉलो करना है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप लर्न करेंगे सारा सेंट्रल आइडिया आपको याद हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे धड़ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपको लिखना है द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। कमला दास के द्वारा ये जो पोएम है लिखा गया है। पहली चीज तो हमने पोएम का नाम लिख दिया, उसके बाद से पोएम का राइटर जो है कमला दास जी हैं, यानी इसकी पोएटेस है। ठीक है, तो इनका भी नाम हमने लिख दिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बताया है समरी, यानी कि इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं इनकी समरी देनी है हमारे पास। तो समरी में आपको क्या लिखना है, आपको पता है कि जो कमला दास जी हैं, कमला दास जी अपनी मम्मी को देखती हैं, 66 साल की उनकी मम्मी हो गई हैं, चेहरे पे पूरा मतलब झुर्रियाँ आ गई हैं। तो उनको देख करके ये बहुत जो है चिंतित हो जाती हैं और उसी चिंता में ये अपनी पोएम को लिखी हैं और उसमें ये दर्शाई हैं कि मम्मी के खोने का जो डर है वो कैसा होता है। ठीक है, मम्मी के खोने का डर जो है उनके अंदर पनप जाता है और इस बवंडर के साथ वो गुजर रही होती हैं। ठीक है, यही कहानी है। तो आपको लिखना क्या है, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। ये जो पोएम है किस थीम पे है, एडवांसिंग एज के थीम पर आधारित है। ठीक है, ये एडवांसिंग एज का मतलब क्या है कि उम्र का बढ़ना। ठीक है, उम्र का बढ़ना, उम्र के बढ़ने पर है। एंड द फियर ऑफ लॉस, जो है उनके खोने का डर है। ठीक है, उनके खोने के डर पर संबंधित है। एंड द सेपरेशन एसोसिएटेड विथ अस, और जो है उनके अलगाव से जो होने वाली पीड़ा है इससे संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारे पास लेखिका है कमला दास, ये पीड़ा ही तो अनुभव कर रही है, ये सब बातें सोच करके कि मम्मी अब कितनी बूढ़ी हो गई हैं, पहले कितनी यंग हुआ करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई हैं, अब मेरा साथ, इनका साथ जो है बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यही सब बातें चल रही थी उनके माइंड में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। आगे लिखना है द पोएटिस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। इसमें यह कहा गया है कि जो
जो पोएटिस है, प्लेथरा ऑफ इमोशन, यानी कि जो कमला दास, पोएटिस का मतलब है कमला दास, जो 66 ईयर जो लेडी हैं उनकी जो है बेटी हैं, ठीक है। तो द पोएटिस अंडरगोज ए प्लेथरा ऑफ इमोशंस, यानी कि वो क्या कर रही हैं, भावनाओं के बहुत बड़े बवंडर के साथ जूझ रही हैं, ठीक है। पोएटिस अंडरगोज मतलब होता है हमारे पास जूझना, और प्लेथरा मतलब होता है बवंडर, ठीक है। बवंडर या अत्यधिक, भावनाओं की अत्यधिकता के कारण जो है वो जूझ रही होती हैं। व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, जब वह अपने मम्मी के बढ़ते हुए उम्र को देखती हैं तब वह जो है भावनाओं के बवंडर से जो है जूझ रही होती हैं, ठीक है। और आगे लिखना है एंड सी feels the pangs of separation at the thought of losing her, ठीक है। तो आगे ये है कि वह जो है मतलब कि जो कमला दास हैं वह लॉजिंग हर, यानी कि उनके छूट जाने के, यानी कि उनके खो जाने के विचार से वो सेपरेशन यानी कि अलगाव को महसूस करती हैं। कौन महसूस करता है? वो जो कमला दास जी हैं वो अपनी मम्मी के खो जाने के डर से अलगाव को महसूस करती हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो इतनी सारी चीजों में हमने क्या इस पूरी कहानी का समरी नहीं दे दिया है, ठीक है। जो भी सारी चीजें थी इनको देख करके एग्जामिनर आसानी से समझ जाएगा कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है, ये पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, इस चैप्टर का समरी जो है दे दिया है। तो सिंपल सेंटेंसेस के साथ मैंने आपको यहाँ पे सेंट्रल आइडिया याद करवा दिया। आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया पसंद आया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको जल्दी से लर्न कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।